कैसे हैं आप सर? आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, वेजेस पे करने के लिए एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। कौन किसको वेजेस पे करता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को वेजेस पे करता है। अब एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को वेजेस पे करता है, टाइम पर पेमेंट किया जाना चाहिए। ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया पेमेंट ऑफ वेजेस को रेगुलेट करने के लिए। एम्प्लॉयर टाइम पर एम्प्लॉय को वेजेस पे करे। ऐसा नहीं हो कि किसी एम्प्लॉय को पर मंथ पेमेंट किया जा रहा है, किसी को 6 मंथ्स बाद पेमेंट किया जा रहा है। तो ये एक्ट प्रोवाइड करता है कितने टाइम इंटरवल पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को वेजेस पे करे, कैसे पे करे, कब पे करे। इसी के साथ साथ एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से अपनी मनमानी करते हुए एम्प्लॉय की वेजेस में से कभी भी कुछ भी डिडक्शन ना कर ले। दैट मीन्स ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 पेमेंट ऑफ वेजेस को रेगुलेट करने के लिए एंड अनऑथराइज्ड डिडक्शंस ना कर पाए एम्प्लॉयर मेल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट ना कर पाए, इसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया। 1936 में ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक्ट होल ऑफ इंडिया अप्लाई होता है। मेन एम क्या है इस एक्ट का? To regulate payment of wages and to ensure speedy remedy against unauthorized deductions। अगर एम्प्लॉयर अनऑथराइज्ड बेसिस पे डिडक्शन कर लेता है एम्प्लॉय की वेजेस में से, देन कैसे उसके अगेंस्ट में एक्शन लेकर रेमेडी ऑब्टेन की जा सकेगी, ये भी इसी एक्ट में ही इंक्लूड किया गया है। ये एक्ट जो हम समझने जा रहे हैं, इसके लिए हम कुछ टर्म समझेंगे जो डेफिनेशंस सेक्शन 2 में दी गई है। उसके बाद हम सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 में जहां इस एक्ट के मेन प्रोविजंस इंक्लूड किए गए हैं वो समझेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं हम। एम तो ध्यान रहेगा आपको, टू रेगुलेट पेमेंट ऑफ वेजेस। कब पेमेंट किया जाए, कैसे पेमेंट किया जाए, एंड टू prohibit or eliminate malpractices by the employer in respect of payment of wages। एम्प्लॉयर गलत तरह की प्रैक्टिसेस अडॉप्ट ही ना कर पाए, बाय डिडक्शंस, अनऑथराइज्ड बेसिस पे डिडक्शंस ना कर पाए। ये एक्ट होल ऑफ इंडिया अप्लाई होता है। 1936 में इंट्रोड्यूस किया गया, ये होल ऑफ इंडिया अप्लाई होता है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। तो किसी भी स्टेट को एक्सक्लूड नहीं किया गया। अब एप्लीकेबल कहां होता है? एप्लीकेबिलिटी, ये एक्ट एवरी टाइप ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स पे अप्लाई होता है। एवरी टाइप ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स, दैट मीन्स एवरी फैक्ट्री, रेलवे, डॉक, वर्क, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन पे ये एक्ट अप्लाई होता है। इवन इस एक्ट में सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 में क्लियरली मेंशन किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट को इस एक्ट की कवरेज में लाना चाहती है, देन स्टेट गवर्नमेंट एटलीस्ट 3 मंथ्स का नोटिस सर्व करते हुए उस एस्टैब्लिशमेंट को कवर कर सकती है। इवन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जहां पे कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सरसाइज हो रहा है, देन अगर स्टेट गवर्नमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन पे भी एक्ट अप्लाई करना चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट से अप्लाई कर सकेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट may impose applicability of the act on any class of persons, any class of establishments after serving notice of at least 3 months। अब ये तो समझ आ गया, एवरी टाइप ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स पे ये एक्ट अप्लाई होता है। लेकिन ये एक्ट अप्लाई किन पे होता है? किन की वेजेस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया? तो एम्प्लॉइज की वेजेस प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। कौन से एम्प्लॉइज? वो एम्प्लॉइज जिनकी वेजेस ₹18,000 पर मंथ या उससे कम है, उन एम्प्लॉइज की वेजेस को रेगुलेट करने के लिए एक्ट अप्लाई होता है। तो एम्प्लॉइज रिसीविंग wages
बिलो रुपीज 18,000 पर मंथ, ऐसे एम्प्लॉयज को इस एक्ट में कवर किया गया है। इस तरह के एम्प्लॉयज को इस एक्ट में टाइम पर वेजेस दिलवाने के लिए ये एक्ट अप्लाई किया गया है। अब हमने ये भी देखना है कि यहाँ पे इस एक्ट को एडमिनिस्टर कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कौन है। इस एक्ट को एडमिनिस्टर करने की पावर गवर्नमेंट के पास है। वैसे भी ज्यादातर एक्ट्स को गवर्नमेंट ही एडमिनिस्टर करती है। अब गवर्नमेंट का क्या मीनिंग है यहाँ पे, गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स जिनका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल रेलवे, प्लांटेशन, ऑयल फील्ड, इन सब के रिस्पेक्ट में पावर किसके पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट्स के रिस्पेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के तौर पर एक्ट करेगी। इन केस ऑफ ऑल अदर एस्टेब्लिशमेंट्स स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होगी, तो वहां एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कौन होगी, स्टेट गवर्नमेंट। तो सिंपली इस एक्ट को रिस्पेक्टिव स्टेट वाइज स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है, लेकिन वो एस्टैब्लिशमेंट जिनका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, वहां एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। अब यहाँ मैंने आपको कहा कि वो एम्प्लॉयज इस एक्ट में कवर होंगे जिनकी वेजेस बिलो रुपीज 18,000 पर मंथ है। तो एम्प्लॉयज तो वो कवर होंगे, लेकिन एम्प्लॉयज होते कौन है, तो इसके लिए हमने डेफिनेशन समझनी होंगी कि एम्प्लॉय की डेफिनेशन में कौन कवर होगा, एम्प्लॉयर कौन होगा। तो हम आगे प्रोविजन समझने से पहले कुछ डेफिनेशन समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। एम्प्लॉय, वैसे तो एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, जो कहीं काम कर रहा होता है वही एम्प्लॉय होता है। तो यहाँ एम्प्लॉय को डिफाइन किया गया है, एम्प्लॉय यानी एम्प्लॉयड पर्सन जिसने एम्प्लॉयमेंट ऑब्टेन किया हुआ है। और एम्प्लॉयड पर्सन कौन होगा, एम्प्लॉयड पर्सन इंक्लूड्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो काम कर रहा है वो तो एम्प्लॉय है ही, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके लिए जो वेजेस का अमाउंट ड्यू हुआ वो किसको दिया जाएगा, उस डिसीज्ड एम्प्लॉय के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय। बिल्कुल वैसी डेफिनेशन एम्प्लॉयर की भी है। वैसे एम्प्लॉयर किसको कहेंगे हम, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है वही तो कहलाता है एम्प्लॉयर। यहाँ एम्प्लॉयर को डिफाइन किया गया है, एम्प्लॉयर इंक्लूड्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉयर, यानी जो काम देता है, जिसका उस ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रोल होता है, वही तो कहलाता है एम्प्लॉयर। लेकिन अगर एम्प्लॉयर की डेथ हो गई, अगर एम्प्लॉयर की डेथ हो गई तो वहां जितने भी पर्सन काम कर रहे हैं उनको वेजेस देने की लायबिलिटी किसकी होगी, एम्प्लॉयर जिसकी डेथ हो गई है, तो उस डिसीज्ड एम्प्लॉयर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगा। यहाँ एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉयर। रिपीट कर रही हूं, एम्प्लॉय यानी एम्प्लॉयड पर्सन जो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसी को तो कह रहे हैं हम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है देन उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कहलाएगा एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर जो काम देता है, जिसका उस ऑर्गेनाइजेशन पे पूरी तरह से कंट्रोल होता है, फाइनल डिसीजन लेने की पावर होती है, उसे कहा जाता है एम्प्लॉयर। और अगर एम्प्लॉयर की डेथ हो जाती है देन एम्प्लॉयज को वेजेस देने के लिए उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में डिसीज्ड एम्प्लॉयर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट टर्म है फैक्ट्री। बेसिकली जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है उस जगह को कहा जाता है फैक्ट्री।
लेकिन फैक्ट्री को अच्छे से डिटेल में डिफाइन किया गया है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में, एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। हम फैक्ट्री की डेफिनेशन कहाँ समझते हैं? फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। नेक्स्ट, वेजेस। काम करने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो पे करता है उसे ही तो कहा जाता है वेजेस। वेजेस को डिफाइन क्या क्या है? वो अमाउंट जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग पे करता है। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली जो भी डिसाइडेड हैं उनके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट जो पे करता है उसे ही कहा जाता है वेजेस। सैलरी के फॉर्म में, अलाउंसेस, परक्विजिट्स के फॉर्म में जो पे किया जा रहा है वो कहलाता है वेजेस। वेजेस को एक्ट की लैंग्वेज में कैसे डिफाइन किया गया है वो भी देख लेते हैं हम। ऑल रेम्यूनरेशन with the by way of salary, allowances or otherwise as per the terms of employment, मनी के फॉर्म में जो पे किया जा रहा है और कैपेबल ऑफ बीइंग सो एक्सप्रेस्ड इन मनी उसे कहा जाता है वेजेस। वेजेस की डेफिनेशन में यहाँ इंक्लूड किया गया है कि अगर कोर्ट का या किसी अथॉरिटी का कोई डिसीजन आया, उस डिसीजन के अकॉर्डिंग या कोई सेटलमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो अमाउंट पे कर रहा है वो कहलाएगा वेजेस। तो एनी रेम्यूनरेशन पेबल एज पर द अवार्ड और सेटलमेंट किसी अथॉरिटी या कोर्ट के ऑर्डर की वजह से जो अमाउंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे कर रहा है वो वेजेस का पार्ट ही माना जाएगा। एनी रेम्यूनरेशन जो ओवर टाइम वर्क के टुवर्ड्स या लीव विद वेजेस के तौर पर पेमेंट की जा रही है उसे भी कहा जाता है वेजेस। एडिशनल रेम्यूनरेशन एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो दे रहा है वॉट एवर कॉल्ड एज बोनस और एनी अदर नेम वो भी कहलाता है वेजेस। एम्प्लॉयमेंट अगर टर्मिनेट हो रहा है, एम्प्लॉय का एम्प्लॉयमेंट अगर टर्मिनेट हो रहा है तो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो पे करता है उससे भी कहा जाता है वेजेस। इवन कोई स्कीम है और उस स्कीम के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पेमेंट देने के लिए अगर लायबल है देन वो अमाउंट भी कहलाता है वेजेस। एनी सम टू विच द पर्सन एम्प्लॉयड इज एंटाइटल्ड और एलिजिबल अंडर एनी स्कीम, लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई स्कीम फ्रेम्ड है उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे कर रहा है वो भी कहलाता है वेजेस। समझ आ रहा है? लीगली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो पे कर रहा है यानी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो अमाउंट पे कर रहा है मनी के तौर पे या जिस अमाउंट को मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है दैट मीन्स कैपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू मनी, अगर ऐसा भी कुछ पे किया जा रहा है वो भी कहलाता है वेजेस। ऑल्दो वेजेस की डेफिनेशन में यह इंक्लूड नहीं किया गया है बट डज नॉट इंक्लूड अगर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे कोई बोनस पे किया जा रहा है वो यहाँ पे वेजेस नहीं कहलाएगा। अगर कोई हाउस अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया उसकी वैल्यू, लाइट, वाटर फैसिलिटी जो दी जा रही है वो यहाँ पे भी वेजेस नहीं काउंट होगा। कोई भी कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है पेंशन फंड के टुवर्ड्स, प्रोविडेंट फंड के टुवर्ड्स या उस पर जो इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है वो वेजेस नहीं माना जाएगा। ट्रैवलिंग अलाउंस भी यहाँ वेजेस नहीं माना जाएगा। एग्जाम में एक बार इस पर पूछा भी जा चुका है, क्या ट्रैवलिंग अलाउंस पेबल टू एम्प्लॉय एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट वेजेस माना जाएगा या नहीं। के अलावा कोई भी सम जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे कर रहा है टू डिफरे स्पेशल एक्सपेंडिचर वो यहाँ पे वेजेस नहीं माना जाएगा। ग्रेचुटी पेबल ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ग्रेचुटी का अमाउंट जो पे किया जाता है टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के वक्त अदरवाइज दैन स्पेसिफाइड इन सब क्लॉज 6 दैट मीन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो ग्रेचुटी पे की जा रही है वो तो वेजेस है, लेकिन अगर हो सकता है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के साथ कोई रिटर्न एग्रीमेंट किया उसके बेसिस पे उसे कोई एक्सक्रेशिया पेमेंट किया जा रहा है देन वो यहाँ पे वेजेस की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा।
समझ आई है आपको वेजेस की डेफिनेशन? चलिए हम वेजेस की डेफिनेशन और अच्छे से क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। पेमेंट एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स के अकॉर्डिंग जो पेमेंट दिया गया है, क्या वो वेजेस में इंक्लूड हो रहा था? बिल्कुल, क्या माना जाएगा? वेजेस। हाउस रेंट विच डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स पेमेंट इज कंपल्सरी। हमने पढ़ा था वैल्यू ऑफ हाउस अकोमोडेशन वेजेस नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने हाउस अकोमोडेशन प्रोवाइड किया हुआ है, कोई हाउस या अकोमोडेशन रहने के लिए प्रोवाइड किया गया है और उसका जो रेंट चार्ज किया जा रहा है दैट मीन्स एम्प्लॉयर के थ्रू पे किया जा रहा है हाउस रेंट, देन वो एम्प्लॉय की वेजेस में इंक्लूड होगा, एम्प्लॉय की वेजेस माना जाएगा। रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, जब भी एम्प्लॉय का जॉब टर्मिनेट किया जा रहा है एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन जो पेमेंट दिया जाता है उसे कहा जाता है रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन भी लॉ के अकॉर्डिंग ही पेएबल होता है, इसलिए वो वेजेस की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। ले ऑफ कॉम्पेंसेशन, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ, ये वर्ड्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में डिफाइन किए गए हैं। ले ऑफ, कभी भी अगर किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने काम के लिए बुलाया, जो टाइम अलॉट किया था उस टाइम पर एम्प्लॉय ने अपने आप को वहां प्रोड्यूस कर दिया, वर्क प्लेस पे प्रोड्यूस कर दिया, उसके बावजूद एम्प्लॉयर उसे 2 आवर्स और मोर पीरियड अगर काम नहीं दे पाया, इस वजह से एम्प्लॉय को वहां खाली बैठे रहना पड़ा। इस दौरान एम्प्लॉय को जिस टाइम पे खाली बैठा रहना पड़ा वो टाइम पे क्योंकि उसने काम नहीं किया तो एम्प्लॉयर उसको पूरी वेजेस तो नहीं देगा, लेकिन उसकी क्या गलती है? एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं है, एम्प्लॉयर के बुलाने पर उसने अपने आप को प्रोड्यूस किया था, एम्प्लॉयर ने काम अलॉट नहीं किया इसलिए वो खाली बैठा रहा। वो जिस पीरियड के दौरान खाली बैठा रहा उसे कहा जाता है ले ऑफ पीरियड, और ले ऑफ पीरियड के लिए उस पीरियड के टुवर्ड्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो पे करता है उसे कहा जाता है ले ऑफ कॉम्पेंसेशन। ले ऑफ कॉम्पेंसेशन भी लॉ के अकॉर्डिंग ही पेएबल होता है, इसलिए वो वेजेस माना जाता है। प्रोडक्शन बोनस, प्रोडक्शन के बेसिस पे जो बोनस पेएबल होता है वो भी लॉ के अकॉर्डिंग ही पेएबल होता है, वेजेस माना जाता है। अगर आपको याद हो अभी अभी हमने समझा था प्रॉफिट शेयरिंग बोनस अगर पे किया जाता है देन वो यहाँ वेजेस में इंक्लूड नहीं होगा। पूजा बोनस, एम्प्लॉयर अपनी इच्छा से दुर्गा पूजा पे बोनस दे रहा है या दिवाली पे बोनस दे रहा है, देन वो पूजा बोनस दिवाली बोनस लॉ के अकॉर्डिंग पेएबल नहीं होते हैं। एम्प्लॉयर किसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए पे कर रहा है या अपनी इच्छा से पे कर रहा है, देन ये वेजेस नहीं माने जाएंगे। अब मैं समझती हूँ कि आपको वेजेस की डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुई है। एग्जाम में अगर आपको पूछा जाता है कि क्या ये टर्म वेजेस मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, अब तो बता सकेंगे आप अच्छे से। ये हमारी डेफिनेशन से सिर्फ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से लिए मैंने, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, वेजेस, बहुत अच्छे से याद करनी है आपने। अब बात कर रहे हैं हम प्रोविजंस की। सेक्शन 3 प्रोवाइड करता है ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर की यहाँ पे क्या ड्यूटी बनती है। वास्तव में वेजेस देना किसकी ड्यूटी है? एम्प्लॉयर की तो ड्यूटी है। सेक्शन 3 प्रोवाइड करता है कि एम्प्लॉयर की प्राइम ड्यूटी है, प्राइमरी ड्यूटी है कि एम्प्लॉय को टाइम पर वेजेस प्रोवाइड करवाई जाए। एम्प्लॉयर ने अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर के तौर पे अगर कोई पर्सन डेजिग्नेट किया हुआ है या कोई सुपरवाइजर अपॉइंट किया हुआ है, एम्प्लॉयर ये देखे कि जिस पर्सन को उसने इंचार्ज बनाया हुआ है वो टाइमली एम्प्लॉयज को वेजेस पे करे, टाइमली वेजेस पे करे। दैट मीन्स एम्प्लॉयर को ये देखना है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज एंगेज हैं उनको हमेशा टाइम पर वेजेस मिलें। अगर एम्प्लॉयर ने वेजेस पे करने के लिए अलग से कोई मैनेजर अपॉइंट नहीं किया हुआ है, सुपरवाइजर नहीं अपॉइंट किया हुआ है या कोई पर्सन को इंचार्ज नहीं बनाया हुआ है,
देन एम्प्लॉयर ने देखना होगा कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में एवरी एम्प्लॉय को टाइम पर वेजेस प्रोवाइड की भी जा रही है या नहीं। सेक्शन 4 प्रोवाइड करता है कि जो टाइम पर वेजेस दी जा रही है या नहीं। तो टाइम लिमिट क्या है? एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है कि वो वेज पीरियड फिक्स करे कि इतने टाइम इंटरवल पर एम्प्लॉयज को वेजेस दी जाएगी। फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड। अब एम्प्लॉयर ये जो वेज पीरियड फिक्स करता है कैसे फिक्स कर सकता है कि पर डे वेजेस दी जाएंगी, एवरी एम्प्लॉय को पर डे बेसिस पे वेजेस दी जाएगी, या पर वीक वेजेस दी जाएंगी, या पर मंथ बेसिस पे भी फिक्स कर सकता है। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में मंथली वेजेस ही दी जाती हैं, लेकिन पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट स्पेसिफिकली कहता है कि एम्प्लॉयज को जो वेजेस पे की जाएंगी, वेजेस पे करने का जो पीरियड होगा वो 1 मंथ से एक्सीड नहीं करेगा। यानी एम्प्लॉयर पर डे या पर वीक या पर मंथ वेजेस देने के लिए डिसाइड कर सकता है। इन नो केस वेज पीरियड शैल एक्सीड 1 मंथ। अब ये तो फिक्स हो गया कि एम्प्लॉयर ने डिसाइड कर लिया है कि वो वेजेस कितने टाइम इंटरवल पर पे करेगा, लेकिन वो वेजेस पे कैसे करेगा, कब पे करेगा, इसके रिस्पेक्ट में सेक्शन 5 प्रोवाइड करता है टाइम ऑफ पेमेंट। कब पे किया जाएगा, कितने इंटरवल पे किया जाएगा, ये तो एम्प्लॉयर ने फिक्स कर लिया, लेकिन एम्प्लॉयर पे करेगा कब? अगर ऑर्गेनाइजेशन में लेस देन 1000 वर्कर्स है, लेस देन 1000 वर्कर्स हैं, देन वेज पीरियड एक्सपायर होने के 7th डे तक वेजेस पे करनी होगी। तो इन केस ऑफ लेस देन 1000 वर्कर्स, देन 7th डे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ वेज पीरियड। सपोज वेज पीरियड 1 मंथ रखा गया, तो 1 मंथ कंप्लीट होने के 7th डे तक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयज को वेजेस पे करवा देनी होगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन में 1000 और मोर वर्कर्स हैं, इफ 1000 और मोर वर्कर्स, देन वेज पीरियड कंप्लीट होने के 10th डे तक वेजेस पे करवानी होगी। 10th डे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ वेज पीरियड। सपोज मंथली वेजेस दी जाती हैं, जुलाई मंथ कंप्लीट हो रहा है, जुलाई मंथ का लास्ट डे क्या होता है 31 जुलाई, तो ये मंथ कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने देखना होता है कि 7th डे और 10th डे तक वेजेस पे करनी होगी। तो वेज पीरियड एक्सपायर होने के बाद हमने देखना होगा कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 1000 से कम वर्कर्स हैं, 7th डे तक वेजेस दो, अदरवाइज 10th डे तक वेजेस देनी होगी। तो जुलाई मंथ के रिस्पेक्ट में वेजेस कब तक देनी होगी? अगर 1000 या उससे ज्यादा वर्कर्स हैं तो 10th ऑफ अगस्त तक पे करना जरूरी होगा। अब ये भी तो हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को टर्मिनेट किया गया, तो जिन एम्प्लॉयज को टर्मिनेट किया गया है उनको वेजेस कब दी जाए? जिस दिन टर्मिनेट किया गया उस दिन सेम डे दी जा सकती है, या विद इन 2 डेज तक पे कर दीजिए। ऑन टर्मिनेशन, टर्मिनेशन वाइड वर्ड है, ये टर्मिनेशन रिटायरमेंट भी हो सकता है, रिमूवल भी हो सकता है, रिट्रेंचमेंट भी हो सकता है। तो ऑन टर्मिनेशन, जब अगर एम्प्लॉय टर्मिनेट कर दिया जाता है, देन विद इन 2 डेज ऑफ टर्मिनेशन पे करना जरूरी होता है वेजेस। तो ये तो क्लियर हुआ कि हमने कितने टाइम में वेजेस देनी होगी। अब ये जो वेजेस दी जाएंगे इसमें ये ध्यान रखना है वर्किंग डे को वर्किंग आवर्स में पे करनी होगी। छुट्टी वाले दिन बुलाकर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को वेजेस पे नहीं कर सकता है। वर्किंग डे को ये हमने देखा कि जो वेजेस पे की जाएंगे उसके लिए एम्प्लॉयर वेज पीरियड फिक्स करेगा एज पर सेक्शन 4। पर डे, पर वीक, पर मंथ पे की जा सकती है, 1 मंथ से ज्यादा का इंटरवल नहीं होगा। टाइम ऑफ पेमेंट भी हमने समझा कि कब पेमेंट किया जाएगा,
वर्कर्स अगर 1000 से कम है या 1000 और मोर है, यहाँ दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर 1000 से कम है देन वेज पीरियड एंड होने के 7th डे तक पेमेंट करना होगा, और अगर 1000 या उससे ज़्यादा वर्कर्स हैं देन वेज पीरियड एंड होने के 10th डे तक पेमेंट करना ज़रूरी होगा। जबकि अगर जॉब टर्मिनेट हो रही है किसी एम्प्लॉय की देन उसे 2 डेज के अंदर पेमेंट करना होगा। ये पेमेंट कब करेंगे हम? वर्किंग डे को वर्किंग आवर्स में पेमेंट करेंगे, वर्किंग डे को वर्किंग आवर्स में पेमेंट करेंगे। पब्लिक हॉलीडे को या छुट्टी वाले दिन को बुलाकर पेमेंट नहीं किया जा सकेगा। अब बात आती है एज पर सेक्शन 6 मोड ऑफ पेमेंट। कब पेमेंट करेंगे ये तो मालूम हो गया हमको, पेमेंट करेंगे कैसे? सेक्शन 6 प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज को जो वेजेस पे की जाएंगी वो करेंट कॉइन्स और करेंसी नोट्स में पे की जाएंगी। इसका मीनिंग क्या है? जो बैंक नोट्स बंद हो चुके हैं उनमें अब किसी एम्प्लॉय को वेजेस पे नहीं की जा सकती है, तो पेमेंट किस में किया जाएगा? करेंट कॉइन्स एंड करेंसी नोट। ये जब 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसके बाद यहाँ अमेंडमेंट किया गया था कि करेंट कॉइन्स एंड करेंसी नोट में ही एम्प्लॉयज को वेजेस पे की जा सकेंगी। और ये जो वेजेस पे की जाएंगी कैसे पे की जाएंगी? चेक में पेमेंट किया जा सकता है या डायरेक्टली बैंक अकाउंट में क्रेडिट करवाया जा सकता है। पेमेंट क्रेडिटिंग इन बैंक अकाउंट, एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली अमाउंट क्रेडिट किया जा सकता है, ऑनलाइन बेसिस पे अमाउंट क्रेडिट करवाते हुए पेमेंट किया जा सकता है। दैट मीन्स एम्प्लॉयज को जो पेमेंट किया जाएगा करेंट कॉइन्स करेंसी नोट में पे किया जाएगा, चेक के थ्रू पेमेंट किया जा सकता है या एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली अमाउंट क्रेडिट करवाया जा सकता है। इवन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के रिस्पेक्ट में नोटिफिकेशन इशू करते हुए कि हाँ कंपल्सरी जो एम्प्लॉय के वेजेस हैं वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट करवाते हुए की जाएगी या चेक के थ्रू ही पेमेंट करना होगा। गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट चाहे तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर भी अनाउंस कर सकती है। सेक्शन 3 एम्प्लॉयर पे ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है कि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज को वेजेस पे करवानी होंगे। अब एम्प्लॉयर का ऑब्लिगेशन तो है वेजेस पे करवाना, ये लुक आफ्टर करना कि एम्प्लॉयज को टाइम पर वेजेस मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। लेकिन अगर एम्प्लॉय की फॉल्ट हो, अगर एम्प्लॉय की फॉल्ट हो, एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन में कहीं किसी तरह का नुकसान पहुंचा रहा हो देन एम्प्लॉयर को भी तो राइट मिलना चाहिए कि उसकी वेजेस को कम किया जा सके, उसकी वेजेस में से अपने आप को अपने ऑर्गेनाइजेशन को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। ये एक्ट कहता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की वेजेस में से आर्बिट्रली कुछ भी डिडक्शन नहीं कर सकता है। एम्प्लॉयर अपनी मनमानी करते हुए एम्प्लॉय की वेजेस कम नहीं कर सकता, एम्प्लॉय की वेजेस में से कुछ काट नहीं सकता है। लेकिन अगर एम्प्लॉय की फॉल्ट हो, एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन में कोई तोड़फोड़ कर दी, कोई अप्लायंस गिरा दिया, तोड़ दिया, या एम्प्लॉय आ ही नहीं रहा ऑर्गेनाइजेशन में और कह रहा है नहीं मुझे तो पूरी वेजेस दीजिए, तो ये तो गलत होगा। इसको ध्यान में रखते हुए एक्ट में ऑथोराइज्ड डिडक्शन का प्रोविजन इंसर्ट किया गया सेक्शन 7 ऑनवर्ड्स कि अगर गुड फेथ में एम्प्लॉयर अगर कुछ डिडक्शन करना चाहते हैं एम्प्लॉय की वेजेस में से कोई जेन्युइन कॉज होने पर कर सकेगा। तो अब हम समझ रहे हैं ऑथोराइज्ड डिडक्शन। ऑथोराइज का मतलब लॉ के अकॉर्डिंग परमिसिबल है। एम्प्लॉयर चाहे तो नीचे दी गई में से अगर कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, रीजनेबल कॉज है, देन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की वेजेस में से डिडक्शन कर पाएगा। अब हमारे सामने लिस्ट ऑफ डिडक्शंस है। सेक्शन 7 टू सेक्शन 13 में इंक्लूड किए गए डिडक्शंस, लॉ में इंक्लूड किए गए। एम्प्लॉयर डिडक्शंस कर तो सकता है लेकिन हमेशा एम्प्लॉय की वेजेस में से कुछ भी अगर डिडक्ट करना चाहेगा एम्प्लॉयर को ध्यान रखना होगा एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर प्रोवाइड करना होगा। अब हम बात कर रहे हैं ऑथोराइज डिडक्शंस की। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पे फाइन इंपोज कर सकता है, उसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है फाइन इंपोज करते हुए, लेकिन
फाइन का अमाउंट इम्पोज करने से पहले एम्प्लॉय को सुनवाई का मौका ज़रूर दिया जाएगा, उसे शो कॉज नोटिस दिया जाएगा कि हम आपके अगेंस्ट में इस ग्राउंड पे फाइन क्यों ना इम्पोज कर दें, और एम्प्लॉय का जो रिप्लाई आएगा उसको कंसीडर करने के बाद ही एम्प्लॉयर फाइन इम्पोज कर पाएगा। अगर किसी एम्प्लॉय की एज 15 ईयर से कम है, ऐसे एम्प्लॉय पे फाइन इम्पोज नहीं किया जा सकेगा, प्रोहिबिशन है। फाइन का अमाउंट जब इम्पोज किया जाता है, ये ध्यान रखना है, फाइन का अमाउंट 3% ऑफ वेजेस पेबल से ज़्यादा नहीं होगा। साथ ही फाइन का अमाउंट जब फाइन इम्पोज किया जाता है उसके 90 डेज के अंदर एम्प्लॉयर ने रिकवर करना जरूरी होता है। फाइन इंस्टॉलमेंट्स में रिकवर नहीं किया जा सकेगा, याद रख सकेंगे। फाइन का अमाउंट 90 डेज में रिकवर करना जरूरी होगा, 3% ऑफ वेजेस पेबल से ज़्यादा इम्पोज किया नहीं जा सकेगा, एंड वो एम्प्लॉय जिसकी एज 15 ईयर्स से कम है उस पर फाइन इम्पोज करना प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट ये कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉय जॉब से एब्सेंट रहता है, आता ही नहीं है, अब अगर कोई एम्प्लॉय जॉब में काम करने ही नहीं आ रहा तो उसकी वेजेस में से डिडक्शन करना तो होगा। जितने दिन वो काम नहीं कर रहा है उतने दिन की वेजेस उसकी डिडक्ट की जा सकती है, देखिए आपके सामने फॉर्मूला है, वेजेस पेबल फॉर द पीरियड मल्टीप्लाइड बाय पीरियड फॉर विच ही वाज एब्सेंट एंड डिवाइडेड बाय टोटल पीरियड फॉर विच ही वाज रिक्वायर्ड टू वर्क ड्यूरिंग दैट वेज पीरियड। तो जितने दिन एब्सेंट रहा है उसके बेसिस पे उसकी वेजेस डिडक्ट की जा सकती है। सपोज मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड थी और 30 डेज मुझे काम करना होता था, मैंने वहाँ पे 2 डेज लीव ले ली, बिना कोई रीज़न दिए हुए 2 डेज लीव ले ली, तो क्या मेरी 2 डेज की वेजेस डिडक्ट होंगे? बिल्कुल होंगे। तो अगर कोई एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी है तो जितने दिन के लिए वो एब्सेंट रहा है उतने दिन की वेजेस डिडक्ट की जा सकती है। अगर एम्प्लॉयज कलेक्टिवली एब्सेंट रहते हैं, 10 और मोर एम्प्लॉयज अगर कलेक्टिवली एब्सेंट रहते हैं, देन उनका 8 डेज का वेजेस डिडक्ट किया जा सकेगा। नो वर्क नो पे, बिल्कुल सही है। जब काम ही नहीं कर रहे हैं एम्प्लॉयज, उनको किस बात की वेजेस दी जाए? लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करना जरूरी होगा अगर उनकी वेजेस डिडक्ट की जा रही हैं। नेक्स्ट, अगर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का कोई डैमेज पहुंचाता है, गुड्स का कहीं कोई नुकसान कर देता है या मनी के साथ कहीं कुछ मिसअप्रोप्रिएशन कर देता है, देन जिस एक्सटेंट तक एम्प्लॉयर को डैमेज हुआ है, जिस एक्सटेंट तक एम्प्लॉयर को नुकसान हुआ है, वहां तक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की वेजेस में से डिडक्ट कर सकेगा। लेकिन यहाँ भी पहले उसे सुनवाई का मौका जरूर देना होगा। दैट मीन्स एम्प्लॉयर पहले एम्प्लॉय को शो कॉज नोटिस जरूर सर्व करेगा। जब आप कोई एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करते हैं वहाँ पे एम्प्लॉयर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे अगर एम्प्लॉयर ने हाउस अकोमोडेशन प्रोवाइड किया हुआ है या अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड की हुई है, लाइट वाटर फैसिलिटी अगर प्रोवाइड की हुई है, देन एम्प्लॉयर को उसके टुवर्ड जो भी एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा है, एम्प्लॉयर वो एम्प्लॉय की वेजेस में से डिडक्ट कर सकेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है, जितना एम्प्लॉयर ने बियर करना पड़ रहा है उससे ज्यादा डिडक्शन नहीं कर पाएगा। अगर एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन में कहीं कोई एडवांसेस ऑब्टेन किए हैं, देन वो एडवांसेस जो ऑलरेडी ऑब्टेन किए हुए हैं, लोन के तौर पे अगर अमाउंट ऑब्टेन किया हुआ है, वो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की वेजेस में से डिडक्ट करने का राइट रखता है। रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ एडवांसेस, ये डिडक्ट किए जा सकते हैं रिकवर करने के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी दिए हुए हैं। देन वो बाद में कैसे रिकवर करेगा? तो एम्प्लॉयज की वेजेस में से डिडक्ट करके रिकवर कर सकता है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टैक्स पे कर रहा है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टैक्स पे कर रहा है, एम्प्लॉय के ब्याह पे टैक्स पे कर रहा है, एम्प्लॉय की वेजेस में से डिडक्ट कर सकेगा। कोर्ट के ऑर्डर की वजह से अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की वेजेस में से कुछ डिडक्शन करना जरूरी है, करेगा, कर सकेगा, लीगल है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए पीएफ कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के लिए ईपीएफ एक्ट के अकॉर्डिंग पीएफ कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो एम्प्लॉय की वेजेस में से डिडक्ट किया जाएगा। तो इस तरह से जो ऑथराइज्ड बेसिस पे, जहां अलग अलग लॉ के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग लीगली परमिट किया गया है, वो डिडक्शंस किए जा सकते हैं बाय द एम्प्लॉयर। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी को पेमेंट किया है एज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, या इंश्योरेंस स्कीम के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट किया है,
पोस्ट ऑफिस की इंश्योरेंस स्कीम के थ्रू अगर कंट्रीब्यूट किया है एम्प्लॉयर ने, तो एम्प्लॉय के टूवर्ड्स अगर कहीं पे भी पेमेंट दिया है एम्प्लॉय की वेजेस में से डिडक्ट किया जा सकता है। हाँ, जो एम्प्लॉयर ने ही कंट्रीब्यूट करना है, एम्प्लॉयर ने अपने पार्ट पे कंट्रीब्यूट करना है, वो एम्प्लॉय की वेजेस में से कभी डिडक्ट नहीं किया जा सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयर ईपीएफ एक्ट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय के वेजेस में से एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करेगा। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के टुवर्ड्स जो कंट्रीब्यूशन देना है वो बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं कर पाएगा। के अलावा अगर एम्प्लॉय रिटर्न में एम्प्लॉयर को ऑथराइज कर देता है कि मेरे बिहाफ पे आप यहाँ पेमेंट करना, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे अगर पेमेंट कर रहा है देन बाद में एम्प्लॉय की वेजेस में से डिडक्ट कर सकेगा। रिटर्न ऑथराइजेशन अगर किसी एस्पेक्ट में है तभी भी वहाँ डिडक्शन अलाउड है। के अलावा अगर एम्प्लॉयर ने पेमेंट किया है इंश्योरेंस प्रीमियम का, एम्प्लॉय के टूवर्ड्स अगर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है देन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की वेजेस में से डिडक्ट कर सकेगा। अब कितना डिडक्शन किया जा सकेगा? टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन की भी लिमिट है। 75% ऑफ वेजेस पेबल अगर डिडक्शन किए गए हैं फॉर पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज के टूवर्ड्स, इन ऑल अदर केसेस 50% ऑफ वेजेस पेबल तक डिडक्शन किया जा सकेगा। कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के साथ रिटर्न एग्रीमेंट करता है कि मैं आपकी वेजेस में से इतना पोर्शन डिडक्ट कर पाऊंगा। एम्प्लॉय को इग्नोरेंस थी, उसने ध्यान नहीं दिया, एम्प्लॉय ने भी साइन कर दिया। लॉ के अकॉर्डिंग अगर एग्रीमेंट किया गया है तब तो जस्टिफाइड है, ऑथराइज डिडक्शन है। लेकिन अगर लॉ के प्रोविजंस को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में इस तरह का कोई एग्रीमेंट कर लिया गया, इट शैल बी वॉइड। ये इस केस में डिसीजन भी आया था भारत एयरवेज लिमिटेड वर्सेस एम.आर. चक्रवर्ती कि अगर एम्प्लॉयर ने अनऑथराइज बेसिस पे डिडक्शन कर लिया, चाहे इसके रिस्पेक्ट में एम्प्लॉय ने रिटर्न में ऑथराइज ही क्यों ना किया, लेकिन फिर भी वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। एम्प्लॉयर इस तरह से कोई अनऑथराइज डिडक्शन नहीं कर सकेगा। समझ आए हमें ऑथराइज डिडक्शन? सेक्शन 7 to 13, जिसमें आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 8 इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है आपको फाइन कितने टाइम में रिकवर किया जा सकता है, कितना % तक फाइन इम्पोज किया जा सकता है। अब हम बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयर वेजेस पे कर रहा है, वेजेस में से डिडक्शंस भी कर सकता है। इसके लिए कहीं एम्प्लॉयर ने प्रॉपर रिकॉर्ड भी तो मेंटेन रखना होगा। सेक्शन 13A प्रोवाइड करता है अबाउट रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स। एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है कि एम्प्लॉयर प्रॉपर वे में रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन रखे। एवरी एम्प्लॉयर shall maintain रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स। अब किस रेस्पेक्ट में रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन रखेगा? अभी तक हमने जो पढ़ा उसी रेस्पेक्ट में तो मेंटेन रखेगा। तो किस रेस्पेक्ट में, यानी उसमें इन्वॉल्व क्या करेगा, लिखेगा क्या, किस बारे में लिखेगा? पर्टिकुलर्स ऑफ एम्प्लॉइज, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज एंगेज है उनका नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन क्या है, एम्प्लॉइज का डिटेल लिखेगा। इसी के साथ साथ रजिस्टर मेंटेन रखना होगा कि जो एम्प्लॉइज एंगेज हैं वो एम्प्लॉइज काम क्या करते हैं, वर्क परफॉर्म बाय देम, दैट मीन्स उनका वर्क प्रोफाइल लिखना होगा कि कौन कौन एम्प्लॉइज किस किस तरह के काम में एंगेज हैं, उन्हें वेजेस कब पे की जाती है, कितनी पे की जाती है, वेजेस पेड, और वेजेस जो पे की जाती है तो उसके लिए प्रॉपर रिसिप्ट भी होंगी। और अगर एम्प्लॉइज की वेजेस में से कुछ डिडक्शंस किया जाता है तो डिडक्शन कब, कितना, किस एम्प्लॉय की वेजेस में से किया गया, उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन रखना होगा। डिडक्शंस फ्रॉम वेजेस इफ एनी। और ये जो रजिस्टर मेंटेन रखा जाता है ये सारे पर्टिकुलर्स इंक्लूड करते हुए इस रजिस्टर को प्रिजर्व रखा जाता है 3 years के लिए। प्रिजर्व रखना मीन्स
प्रॉपर वे में रिकॉर्ड रखा जाता है, उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है, संभाल कर रखना जरूरी होता है। कितने टाइम के लिए? 3 years आफ्टर द लास्ट एंट्री। जब उस रजिस्टर में लास्ट एंट्री की जाती है उसके बाद डेट ऑफ लास्ट एंट्री के बाद 3 years तक रजिस्टर को प्रिजर्व रखना जरूरी होता है। सेक्शन 14 में इंस्पेक्टर रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए। हम तो ये मानते हैं कि जहां लॉज एप्लीकेबल है एम्प्लॉयर टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज सारे लॉज ड्यूली कंप्लाई करता है, एम्प्लॉइज को प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, वेलफेयर देता है। लेकिन वास्तव में लॉ की प्रॉपर कंप्लायंस भी हो रही है नहीं हो रही है, गवर्नमेंट को तो ये भी दिखवाना जरूरी है। तो इसके लिए एरिया वाइज और इंडस्ट्री वाइज इंस्पेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। इंस्पेक्टर्स ये देखते हैं कि वास्तव में जो लॉ एप्लीकेबल है एक पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट पे उसकी प्रोविजंस ड्यूली कंप्लाई भी किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज को टाइमली वेजेस पे कर रहा है या नहीं कर रहा है, अनऑथराइज्ड डिडक्शंस तो नहीं कर रहा है। और इसके लिए इंस्पेक्टर्स कुछ पावर्स एक्सरसाइज कर पाते हैं। वो प्रीमाइजेस में एंटर कर सकते हैं, रजिस्टर्स रिकॉर्ड्स एग्जामिन कर सकते हैं, प्रॉपर वे में अपडेट किया गया है रिकॉर्ड या नहीं, एम्प्लॉइज को पूछताछ कर सकते हैं, उनसे एफिडेविट क्लेम कर सकते हैं, उनको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं बाय विटनेसेस। और अगर इंस्पेक्टर को लग रहा है कि सारे प्रोविजन ड्यूली कंप्लाई किए गए हैं देन वहीं प्रोसीडिंग डिसकंटिन्यू हो जाएगी। लेकिन अगर इंस्पेक्टर को लगता है कि प्रॉपरली प्रोविजंस कंप्लाई नहीं किए जा रहे हैं देन इंस्पेक्टर रिपोर्ट प्रिपेयर करता है और उस रिपोर्ट को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करता है और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस रिपोर्ट के बेसिस पे अब उस इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट के एम्प्लॉयर को डायरेक्शंस इशू करने की पावर रखती है। तो वास्तव में इंस्पेक्टर का मेन फंक्शन यही है कि वो ये एग्जामिन करे, वो ये देखे कि जो लॉ एप्लीकेबल है उस एस्टैब्लिशमेंट पे उसके प्रोविजंस ड्यूली फॉलो भी किए जा रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं फॉलो किए जा रहे हैं देन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को टाइम पर रिपोर्ट करे। ये भी तो हो सकता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को वेजेस टाइम पर नहीं दे रहा या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की वेजेस में से आर्बिट्रली डिडक्शन कर रहा है। ये भी हो सकता है नहीं भी कर रहा लेकिन एम्प्लॉय को लग रहा है मेरा ज़्यादा डिडक्शन कर लिया गया, कम करना चाहिए था। ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉय के पास राइट है, वो क्लेम फाइल कर सकता है। सेक्शन 15 में प्रोविजंस दिए गए। अ पर्सन कैन फाइल अ क्लेम टू द ऑथोरिटी। यहाँ पर्सन अथॉरिटी को क्लेम फाइल कर सकता है कि मेरा आर्बिट्रली डिडक्शन किया गया है, मेरी वेजेस टाइम पर पे नहीं की गई या उसमें से कुछ भी काट लिया गया जो जेन्युइन नहीं है, सही नहीं है। इसलिए क्लेम फाइल कर सकता है अगेंस्ट आर्बिट्रली डिडक्शन, क्योंकि ऑथराइज डिडक्शन तो किया जा सकता है, आर्बिट्ररी डिडक्शन नहीं किया जा सकता है। या वेजेस टाइम पर पे नहीं की जा रही है, डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस, तो इनके अगेंस्ट में पर्सन अथॉरिटी को अप्लाई कर सकता है। और अथॉरिटी को अप्लाई कर सकता है से हम क्या कह रहे हैं, क्लेम फाइल कर सकता है। ये क्लेम फाइल किया जा सकता है विद इन 12 मंथ्स। जब भी उसका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जब भी उसका कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ है उसके 12 मंथ्स में ही वो अथॉरिटी को अप्लाई कर पाएगा। लेकिन अगर उसके पास सफिशिएंट कॉज है, अगर उसके पास सफिशिएंट कॉज है क्यों मैं 12 मंथ्स में अप्लाई नहीं कर पाया, क्लेम फाइल नहीं कर पाया मेरा, इन दैट केस उसे एडिशनल टाइम भी अलाउ कर दिया जाता है। तो पीरियड में बी एक्सटेंडेड ऑन सफिशिएंट कॉज।
याद क्या रखना है हमें, कितना टाइम है, 12 मंथ्स है, याद तो ये रखना है। लेकिन सफिशिएंट कॉज पे ये क्लेम फाइल करने का पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है बाय द अथॉरिटी। अब अथॉरिटी को जब क्लेम फाइल किया जाता है तो अथॉरिटी के लिए भी टाइम लिमिट है कि वो क्लेम टाइम पर रिजॉल्व करे, टाइम पर मैटर को सॉल्व करे। तो यहाँ क्लेम शैल बी डिसाइडेड विद इन 3 मंथ्स। मतलब फास्टर मैनर में मैटर को डिसाइड किया जाता है। हाँ, अगर अथॉरिटी के पास भी सफिशिएंट कॉज है देन पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के परमिशन से पीरियड एक्सटेंड होता है। तो नॉर्मली क्लेम कितने टाइम में डिसाइड कर लिया जाएगा, 3 मंथ्स में डिसाइड कर लिया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर की रेपुटेशन को हार्म पहुंचाने की इंटेंशन से वेक्सेशियस क्लेम फाइल कर देता है, फेक क्लेम बना के फाइल कर देता है। तो अगर एम्प्लॉय ऐसा करता है देन एम्प्लॉय से भी कॉम्पेंसेशन ऑब्टेन किया जा सकेगा। पर्सनल क्लेम किसको फाइल कर पाएगा, अथॉरिटी को। अब यहाँ अथॉरिटी कौन होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो यहाँ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के तौर पर एक्ट करते हैं, वो यहाँ अथॉरिटीज का अपॉइंटमेंट करने की पावर भी रखते हैं। ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इश्यू करते हुए अथॉरिटी अपॉइंट की जाती है जो अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 क्लेम्स एंटरटेन कर पाएगी। अथॉरिटी फॉर एंटरटेनिंग क्लेम, कौन सी अथॉरिटीज क्लेम एंटरटेन कर पाएंगे, जिनको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किन्हें इस एक्ट में अथॉरिटी के तौर पे अपॉइंट कर सकती है, कमिश्नर फॉर एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट, एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, जिसका पहले वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट नाम हुआ करता था। एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट में कॉम्पेंसेशन का अमाउंट डिटरमिन करने के लिए अलग से कमिश्नर अपॉइंटेड होता है। उस कमिश्नर को यहाँ क्लेम एंटरटेन करने के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। रीजनल और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को अपॉइंट किया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर जिसका जो ग्रेड है वो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर से कम नहीं होना चाहिए, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर को अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन उसके पास कम से कम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी होगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में वर्ड इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया है। स्ट्राइक, लॉकआउट, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, ये सारे वर्ड्स हम अच्छे से उसी एक्ट में समझते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स होती हैं उनमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अपॉइंटेड होते हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को यहाँ अथॉरिटी अपॉइंट किया जा सकता है, या सिविल कोर्ट के जज को या जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी यहाँ क्लेम एंटरटेन करने के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये अलग अलग तरह के ऑफिसर्स हैं जिन्हें यहाँ पे क्लेम एंटरटेन करने के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी के तौर पे अपॉइंट कर सकती है। क्लियर है आपको सबको। अब यहाँ पे क्योंकि अलग से अथॉरिटीज अपॉइंटेड है इसलिए कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है, इसलिए कहा जाता है बार ऑन द कोर्ट फॉर एंटरटेनिंग क्लेम्स। क्योंकि क्लेम एंटरटेन करने के लिए सेपरेट अथॉरिटी यहाँ पे अपॉइंट की जाती है, इसलिए कोर्ट यहाँ पे क्लेम एंटरटेन करने की पावर नहीं रखता है। अब अथॉरिटी जब क्लेम एंटरटेन करती है देन डिसीजन देती है कि एम्प्लॉयर ने ये जो डिडक्शन किया है वो ज़्यादा डिडक्शन कर लिया, अब ये जो डिफरेंस अमाउंट है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करे, या टाइम पर वेजेस नहीं पे की, लास्ट मंथ कितना ड्यू थी वो इतना पे करे। तो यहाँ पे अगर अथॉरिटी के ऑर्डर के बावजूद भी एम्प्लॉयर नहीं पे करता है देन एम्प्लॉयर से रिकवर करने के लिए अलग से रिकवरी ऑफिसर भी अपॉइंट किया जा सकता है। वो रिकवरी ऑफिसर एम्प्लॉयर से प्रॉपर अमाउंट रिकवर करने के लिए एफर्ट डालेगा। फिर भी अगर एम्प्लॉयर नहीं पे करता है देन एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी को अटैच करके रिकवरी की जा सकती है। लेकिन ये जो अटैचमेंट किया जाता है पहले एस्टैब्लिशमेंट की प्रॉपर्टी को अटैच करके सेल करवाया जाता है, अगर उससे प्रॉपर रिकवरी हो जाती है देन यहीं पे रोक दिया गया। अगर उससे प्रॉपर रिकवरी नहीं हो पाती है देन एम्प्लॉयर की पर्सनल प्रॉपर्टी से भी रिकवरी की जा सकती है। इवन मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच होगी। एंड यहाँ पे रिकवरी ऑफिसर को अगर अमाउंट रिकवर नहीं हो पाता है देन एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में अरेस्ट और डिटेंशन का ऑर्डर इशू करने की पावर भी अवेलेबल है।
सेक्शन 20 में पनिशमेंट प्रोवाइड किया गया है। सेक्शन 20 प्रोवाइड करता है कि अगर एम्प्लॉयर इस एक्ट के प्रोविजंस कॉन्ट्रावीन कर रहा है, ऑन कॉन्ट्रावेंशन, अब क्या कॉन्ट्रावीन कर रहा है? टाइम पर वेजेस नहीं दे रहा है, डिलेड पेमेंट ऑफ वेजेस, अगर एम्प्लॉयर टाइम पर वेजेस नहीं दे रहा है, या एम्प्लॉयर आर्बिट्रेरी डिडक्शन कर रहा है, जो हमने ऑथराइज डिडक्शन समझे थे, उसके अलावा बिना कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एम्प्लॉय को दिए हुए डिडक्शंस कर रहा है जिसका कहीं कोई सफिशिएंट कॉज नहीं है, या एम्प्लॉयर रजिस्टर्स रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं रख रहा है, not maintaining registers in records, that means इस एक्ट के जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को नहीं फॉलो कर रहा है, कह सकती हूँ मैं नॉन कंप्लायंस हो रही है, या इसी को क्या कहते हैं, प्रोविजंस कॉन्ट्राविन किए जा रहे हैं। देन यहाँ पे पनिशमेंट प्रोवाइड किया गया है, नॉट लेस देन ₹1500, यानी मिनिमम 1500 रुपीज इम्पोज किए जा सकते हैं, नॉट लेस देन ₹1500, बट इट मे एक्सटेंड टू ₹7500, यानी मिनिमम पनिशमेंट 1500 रुपए और मैक्सिमम कितना इम्पोज किया जा सकता है, 7500 रुपए। इट मे एक्सटेंड टू ₹7500। इस एक्ट का सेक्शन 3 एम्प्लॉयर पे ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है कि एम्प्लॉयज को वेजेस पे करनी है। वही सेक्शन 25 भी एम्प्लॉयर पे एक ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है। सेक्शन 25 प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर की ड्यूटी है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी प्लेस पे नोटिस लगाए जहां से सारे एम्प्लॉयज रीड कर सकें, और नोटिस में उसने स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द एक्ट। ये जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 है, इसका सार वहां पे मेंशन करना होगा इंग्लिश लैंग्वेज में और लोकल लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को वहां के एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड कर पाए। तो डिस्प्ले एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द एक्ट। ऑन नोटिस बोर्ड, और नोटिस बोर्ड ऐसी जगह लगा होना चाहिए जहां से सबके लिए रीडेबल हो। अब ये एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द एक्ट कौन सी लैंग्वेज में डिस्प्ले करना होगा? इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लोकल लैंग्वेज, जो वहां के एम्प्लॉयज के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है देन उसके लिए जो वेजेस ड्यू हो चुकी थी किसको पे की जाएंगी? उसके नॉमिनी को पे की जाएंगी। और अगर उसने कोई नॉमिनी अपॉइंट नहीं किया हुआ है, अगर उसने अपने बिहाफ पे कोई नॉमिनी अपॉइंट नहीं किया हुआ है, देन उसका जो लीगल हायर है, उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसे पे की जाएगी। ऐसा नहीं है कि डिसीज एम्प्लॉय की अनडिस्बर्स्ड वेजेस पे एम्प्लॉयर अपना राइट रखे और ना ही पे करे, ऐसा नहीं कर सकता। ये हमने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 कंप्लीट किया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है। अब हम एग्जाम में किस तरह के टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं कि हमने इस टॉपिक में क्या क्या कवर किया है। हमने समझा एम ऑफ द एक्ट। इस एक्ट का मेन एम है एम्प्लॉयज को टाइमली वेजेस प्रोवाइड करवाई जाएं, साथ ही एम्प्लॉयज की वेजेस में से एम्प्लॉयर आर्बिट्ररी बेसिस पे, अनऑथराइज बेसिस पे कुछ डिडक्शंस ना कर पाए। उसके बाद हमने कुछ टर्म समझी थी, वेजेस, एम्प्लॉय, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट भी हैं। सेक्शन 3 एम्प्लॉयर पे ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है वेजेस पे करने के लिए। वहीं सेक्शन 4 प्रोवाइड करता है कि एम्प्लॉयर किस तरह से वेज पीरियड फिक्स करेगा। सेक्शन 5 प्रोवाइड करता है
किस टाइम इंटरवल पे वेजेस पे करनी होंगी, वही सेक्शन 6 मोड ऑफ पेमेंट बताता है। तो यहाँ हमने सेक्शन 4, 5, 6 में पेमेंट ऑफ वेजेस कब दिया जाएगा, यानी वेजेस को कब पे किया जाएगा, कैसे पे किया जाएगा, कितने इंटरवल पे किया जाएगा, ये देखा था। इसके अलावा हमने सेक्शन 7 टू सेक्शन 13 में समझा ऑथराइज्ड बेसिस पे एम्प्लॉय की वेजेस में से क्या क्या डिडक्शंस कर सकेगा। एंड देन हमने कुछ मिसलेनियस प्रोविजन समझे, जिसमें हमने ये देखा कि एम्प्लॉयर किस रिस्पेक्ट में रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन रखेगा, कितने टाइम के लिए प्रिजर्व रखेगा, कैसे यहाँ पे पर्सन क्लेम फाइल कर पाएगा अथॉरिटी को, अथॉरिटी कौन कौन होती हैं, कॉन्ट्रावेंशन में कितना पेनल्टी इम्पोज की जा सकेगी, ये समझा है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, इस टॉपिक में एग्जाम में हमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत सिंपल। द वेज पीरियड शिल नॉट एक्सीड 1 मंथ, 1 महीने से ज्यादा का वेज पीरियड फिक्स नहीं किया जा सकेगा। सेकेंड, द टर्म एम्प्लॉयर इंक्लूड्स, डेफिनेशन समझी थी हमने एम्प्लॉयर की, द डिसीज्ड एम्प्लॉयर। The term employer includes the legal representative of deceased employer. Third, all payment of wages shall be made on, कब दिए जाएंगे, हॉलीडे को या वर्किंग डे को, वर्किंग डे को। नेक्स्ट, the total amount of fine which may be imposed in any wage period shall not exceed and equal to, फाइन का अमाउंट सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग हमने समझा था किससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा, 3% ऑफ वेजेस पेबल टू हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ वेज पीरियड। नेक्स्ट, फिफ्थ, एवरी रजिस्टर एंड रिकॉर्ड शैल बी प्रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, जब उसमें लास्ट एंट्री होगी उसके बाद 3 years तक प्रिजर्व रखना होगा। The claim for delayed payment of wages for deduction made from the wages to be made in form number A, claim form number A में फाइल होता है in case of individual employed person. Next, seventh, an application against the delayed payment of wages is to be filed within, क्लेम कितने टाइम में फाइल किया जा सकता है, 12 months में फाइल किया जा सकता है। 8, the wages in respect of any person terminated shall be payable, अगर किसी एम्प्लॉय का टर्मिनेशन होता है then within 2 days wages पे करनी होती है। The wage is in respect of any person terminated shall be payable before the expiry of 2nd working day from the date of termination. The limitation for deciding a claim is 3 months. अथॉरिटी ने 3 months में क्लेम डिसाइड करना होता है। अब बात आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। चॉइस तो हमें मिली हुई होती है, उसी में से तो हमने आंसर क्लिक करना होता है। द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट अप्लाइज टू वेजेस पेबल टू एन एम्प्लॉयड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ वेजेस पीरियड इफ सच वेजेस फॉर दैट वेज पीरियड डू नॉट एक्सीड रुपीज। एप्लीकेबिलिटी समझी थी, कौन सी एम्प्लॉयज कवर होते हैं, जिनकी वेजेस 18,000 पर मंथ से ज्यादा एक्सीड नहीं होगी। तो यहाँ आंसर क्या है, सी, 18,000 पर मंथ। सेकेंड, पेमेंट ऑफ वेजेस शैल बी मेड, ऑप्शन है इन करेंट कॉइन्स, बाय करेंसी नोट, चेक, क्रेडिट इन बैंक अकाउंट, एनी ऑफ द अबव। तो यहाँ किसी भी मोड में पेमेंट किया जा सकता है, सारे मोड अवेलेबल है एज पर सेक्शन 6। आंसर क्या है, एनी ऑफ अबव मेथड। थर्ड, नो फाइन शैल बी इम्पोज ऑन द एम्प्लॉइज अंडर द एज ऑफ 15 years। ऑप्शन है 10 years, 15 years, 18 years, नन ऑफ द अबव। आंसर क्या है यहाँ पे, बी, 15 years। नेक्स्ट, द वेजेस ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन एन एस्टैब्लिशमेंट where less than 1,000 persons are employed shall be paid before the 7th day after the expiry of wage period। तो ये 7th day तो हमें ए ऑप्शन में मिल गया।
पढ़ने की जरूरत नहीं है आगे। नेक्स्ट, नो फाइन शैल बी रिकवर्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ, फाइन का अमाउंट 90 डेज में रिकवर करना जरूरी होता है फ्रॉम द डेट ऑन विच इट वॉज इम्पोज्ड। तो आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट, under the Payment of Wages Act 1936, the total amount of deductions from the wages shall not exceed of the wages in case where total deductions are wholly or partly made for the payment of cooperative societies. Cooperative societies के लिए 75% था, others के लिए 50% था। क्योंकि यहाँ cooperative societies के लिए पूछा है, इसलिए आंसर क्या है? C, 75%। नेक्स्ट, an inspector appointed under Payment of Wages Act shall be the inspector of all factories within assigned to him. ऑप्शन दिए हैं, कंट्रीज, स्टेट्स, लोकल लिमिट्स, एरियाज ऑफ वर्क। लोकल लिमिट्स, जो लिमिट्स दी हुई होती है वहीं तक इंस्पेक्टर का एरिया रहता है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? सी। नेक्स्ट, एनी इंक्वायरी अंडर सेक्शन 15 ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट is deemed to be judicial proceedings. यहाँ ऑप्शन है क्रिमिनल प्रोसीडिंग नो, जुडिशियल प्रोसीडिंग यस, इलिसिट प्रोसीडिंग नो, डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसीडिंग नो। तो यहाँ आंसर क्या है? बी, जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब हम ये भी देख लेते हैं इस टॉपिक में हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा सकते हैं। FAQs in examination means frequently asked questions in examination. First, an employer has deducted a sum from the wages of X, an employed person, contrary to the provisions of Payment of Wages Act. एम्प्लॉयर ने एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन करते हुए, एक्ट के अगेंस्ट जाते हुए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की वेजेस में से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लिया। X presents an application to the authority for an appropriate direction 13 months after the date of such deduction. कितने टाइम में उसने क्लेम फाइल कर देना चाहिए था? 12 मंथ्स में। कितने टाइम में उसने फाइल किया? 13 मंथ्स में। क्या उसकी एप्लीकेशन को एडमिट किया जाएगा? हमने लिखना होगा कि एज पर सेक्शन 15 क्लेम उसने 12 मंथ्स में फाइल करना चाहिए था, लेकिन अगर उसके पास सफिशिएंट कॉज है, ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट कॉज उसकी एप्लीकेशन को यहाँ अथॉरिटी एडमिट करेगी। देख सकेंगे हम। नेक्स्ट, सेकेंड, एग्जामिन विद लीगल प्रोविजंस। An employer pays wages for the month of July. जुलाई मंथ के लिए एम्प्लॉयर ने वेजेस पे किए बाय चेक ऑन 15th अगस्त। सही है, गलत है? बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 5 प्रोवाइड करता है। यहाँ मैं सेक्शन 15 बोला था, यहाँ क्या लिखोगे? सेक्शन 5। सेक्शन 5 प्रोवाइड करता है कि किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में अगर 1000 से कम वर्कर्स हैं, वेज पीरियड कंप्लीट होने के 7th डे तक वेजेस पे करनी होगी एम्प्लॉइज को। अगर 1000 और मोर वर्कर्स एंगेज्ड हैं, इन दैट केस वेज पीरियड एंड होने के 10th डे तक पेमेंट करना होगा। यहाँ जुलाई मंथ एंड होने के बाद 15th डे को पेमेंट किया गया है, तो प्रोविजंस कॉन्ट्रावीन हुए। तो फर्स्ट पॉइंट, टाइमली पेमेंट नहीं किया गया। सेकेंड पॉइंट, वेजेस वर्किंग डे को पेमेंट करनी होती है। वेजेस का पेमेंट वर्किंग डे को करना होता है। 15th अगस्त नेशनल हॉलिडे है, इसलिए यहाँ पे गलत तरीके से गलत दिन को पेमेंट किया गया है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर ने एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन किया है। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन का ही सेकेंड पार्ट, व्हाइल वर्किंग ऑन मशीन अ वर्कर नेग्लिजेंटली ड्रॉप्स अ वाउचेबल अप्लायंस व्हिच इज ब्रोकन। एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, काम करते करते उसके हाथ से कहीं कोई गिर गया एक अप्लायंस और टूट गया। एम्प्लॉयर डिडक्ट्स द वैल्यू ऑफ अप्लायंस ऑन द वेजेस ऑफ वर्कर। हाँ, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को वहां एंगेज किया है तो वेजेस पे करना एम्प्लॉयर की ड्यूटी है। लेकिन अगर एम्प्लॉय की वजह से वहां पे एम्प्लॉयर को किसी भी गुड्स का लॉस हो जाता है, किसी भी तरह का कोई डैमेज हो जाता है, देन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की वेजेस में से डिडक्ट कर सकता है। ये ऑथोराइज डिडक्शन ही कहलाएगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर अगर वो उसको जो भी डैमेजेस हुए हैं अगर डिडक्ट करता है, यहाँ पे एम्प्लॉयर राइट है। थर्ड क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑथोराइज डिडक्शंस। सेक्शन 7 to 13 में हमने समझे थे।
वैसे तो एम्प्लॉयर आर्बिट्री बेसिस पे एम्प्लॉय की वेजेस में से कुछ डिडक्ट नहीं कर सकता है। हाउएवर लिस्ट ऑफ डिडक्शंस हैं जो लीगली अगर एम्प्लॉयर कर रहा है वैलिड है, वो कहलाते हैं ऑथराइज्ड डिडक्शंस। फाइन का अमाउंट डिडक्ट किया जा सकता है लिमिट के अंदर अंदर और टाइम पे रिकवर करना जरूरी होता है। एम्प्लॉय अगर एब्सेंट रहता है तो जितने दिन एब्सेंट रहा उसकी वेजेस डिडक्ट की जा सकती है। एम्प्लॉय ने अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह का कोई डैमेज या लॉस इनकर करवाया टू द एम्प्लॉयर, वो डिडक्ट किया जा सकता है उसकी वेजेस से। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे उसका कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम अमाउंट पे किया है देन एम्प्लॉय की वेजेस में से डिडक्ट किया जा सकता है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए उसका टैक्स पेमेंट किया है देन वो टैक्स डिडक्ट किया जा सकता है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए अगर एम्प्लॉय को कोई लोन या एडवांसेस दिया है उसकी वेजेस में से डिडक्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से अगर कोई अनदर पेमेंट है जो एम्प्लॉय ने रिटर्न में ऑथराइज किया था एम्प्लॉयर को कि आप मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर दीजिएगा, देन एम्प्लॉयर वो पेमेंट भी एम्प्लॉय की वेजेस में से डिडक्ट कर सकता है। तो ये ऑथराइज डिडक्शंस आपको यहाँ पे बताने होंगे। हमने सारे प्रोविजंस अच्छे से समझे, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी सॉल्व कर लिए। अब इस टॉपिक में एग्जाम में आपकी तरफ से कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए टॉपिक आपका।